गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम किरचॉफ्स लॉ करवा रहे थे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे और हमने केवल और केवल किरचॉफ्स लॉ से सॉल्यूशन भी आपको समझा दिया था। ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन ओनली किरचॉफ्स लॉ से ही करो आप, क्योंकि पीछे हमने इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स को कनेक्ट करके और उसमें भी आपसे मेथड बताया था और भी काफ़ी सारे हम मेथड्स और आपको बता देंगे, पर हमने किरचॉफ्स लॉ से इनका सॉल्यूशन कर लिया है। अब मैंने आपसे बताया था कि मैंने सॉल्यूशन करा दिया, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे पास भेज देना, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। पर अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक है सेल शुरू करते हैं। ठीक है भाई, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। तो सेल में हम क्या क्या पोर्शन पढ़ने वाले हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, क्योंकि अभी तक हमने इस पोर्शन को नहीं पढ़ा है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ये पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी सेल ले लेते हैं, हम उसका ईएमएफ ई या उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी लेकर चलते हैं, और हमने अभी तक उसके बारे में बताया ही नहीं है कि इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपने जो सेल देखा है या आपने केमिस्ट्री में भी सेल बनाए हैं, फिजिक्स में भी सेल पढ़े हैं, तो क्या होता है कि भाई आप उसके अंदर एक सेल के लिए कंटेनर होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कैथोड और एनोड, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट लाइक आप ये भी कह सकते हो CuSO4, ये इलेक्ट्रोलाइट डला रहता है और हम उससे सेल बना देते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से चार्ज फ्लो करेगा, जो वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड मूव करेगा चार्ज, तो क्या वहाँ पर उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? वहाँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर हो गया। इसलिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको, जो उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोल देते हैं। मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सेल, द रेजिस्टेंस offered by the cell to flow of current between electrodes is called internal resistance। समझ आ गया? इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है ऑफर्ड बाय, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, और ये किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, मैं बता देता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आयंस को मूव करने के लिए, चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर है वो क्या है? एक मैं आपको बता देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन कि उसमें आयंस कितने टूट पा रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सब पॉइंट है।
और एक आप ये भी ले सकते हो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed in electrolyte। ये पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब जैसे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपने समझना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, आपको क्या क्या पता होगा भाई कि जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये बता देता हूँ, एक टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पता है कि आप जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही बढ़ जाएगा। मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है। और एरिया के साथ क्या हो सकता है भाई, अगर आपने मान लीजिए एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, पार्टिकल्स ज़्यादा चले जाएंगे, तो इसका मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो क्या कह देंगे भाई, दैट इज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, तो ये हमने आपको समझा दिया। ठीक है। तो सेल हो गया, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन 5 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है जो कि हमने आपसे बताया है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम एक रिलेशन निकालना चाहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। जैसे कि आपने क्या कहा, ये आपके पास कोई सेल है, इस सेल का ईएमएफ ई है। अब इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको किससे लिख दिया, स्मॉल आर से। मतलब अब ये आपके पास क्या है, एक पूरा सेल है। जो मैंने ये डॉट डॉट बाउंड्री बनाई है, ये पूरा एक सेल है। समझ आ गया। अब हमने क्या कहा भाई, सेल का जो ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला टर्मिनल है, तो इसको ए टर्मिनल और इसको क्या कह दिया हमने, बी टर्मिनल कह दिया। समझ आ गया। अब हम क्या कहेंगे भाई, हमने क्या किया भाई, यहाँ पर मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस तब मेजर कर पाएंगे जब हम कोई भी एक एप्लियंस या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कोई भी एप्लियंस या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या कहोगे भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, हमने कह दिया कि आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या कह दिया भाई हमने, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब आई करंट फ्लो कर रहा है तो भाई यहाँ से आई करंट आ गया, भाई ये तो फ्लो करे ही करेगा, कंप्लीट के अंदर आई करंट फ्लो करेगा ये तो। अब हमने क्या कहा कि अगर इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो भाई ये ए टर्मिनल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, वी ए, और यहाँ क्या हो जाएगी, वी बी। मतलब हम क्या कह देंगे, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। क्या हम कह सकते हैं,
जो रेजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, वी ए माइनस वी बी, और आप इसको क्या कह सकते हो, वी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। और वी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, ये आपने बता दिया, वी इज इक्वल टू आई आर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किरचॉफ्स रूल लगा दूँ, क्या चाहता हूँ भाई, मैं किरचॉफ्स रूल लगा दूँ इस सेल के अंदर। अगर मैं इस सेल के अंदर किरचॉफ्स रूल लगाता हूँ तो ध्यान से देखिए भाई, मैंने क्या कहा कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट, या यही एक ही लूप है, इस लूप में मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले तो भाई करंट की डायरेक्शन यहाँ से करंट की डायरेक्शन और हमारी जो लूप की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, तो क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ बाय अप्लाइंग। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, पर हमने किरचॉफ्स पढ़ ही लिया है। देखिए हमने ये पढ़ लिया तो क्या कहेंगे भाई हम, माइनस ऑफ आई आर, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो क्या लगा दिया माइनस। यहाँ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, करंट तो हमने आई बताया था। अब आगे आ जाओ, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, आगे आ जाओ तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी तो आई करंट होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, सेल के एक टर्मिनल से जितने चार्ज चले गए तो दूसरे टर्मिनल से वापस उसी टर्मिनल पर उतने ही चार्ज आएंगे, जो ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा भाई, हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू आर। अब उसके बाद क्या आ गया, हमारा सेल आ गया, तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। मेरी बात समझ गए भाई, तो हम क्या कह सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई आर एंड प्लस ऑफ आई आर। तो देखिए आई आर हमारे पास वी था, ई इज इक्वल टू वी प्लस ऑफ आई आर कह सकते हो। और आप क्या कह सकते हो, हमने क्या कह दिया, आई कॉमन आ गया तो क्या आ गया, आर प्लस स्मॉल आर। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हमारे पास अगर यहाँ से आई की वैल्यू निकाली जाए तो क्या कहोगे, ई एम एफ अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स आपने क्या कहा, ये तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर क्या है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ से v को इधर लेकर आ गया तो क्या हो गया, e माइनस वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। यहाँ से r इज इक्वल टू क्या निकाला भाई, e माइनस वी अपॉन आई आ गया। अब बेटा देखो हमारे पास EMF और पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने जो ये I की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, I की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जैसे हम ये I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन ई अपॉन आर प्लस आर है, तो ऊपर जाकर आर प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे भाई, आर इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन ई इंटू आर प्लस आर। बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। पर अभी हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने i इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर रखा था। दूसरा हमें यहाँ पर स्मॉल आर यहाँ पर आ रहा है, तो या तो मल्टीप्लाई करके इधर लेकर जाएं, कॉमन लेकर डिवाइड करें, या फिर हमारा दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ जो हमारे पास ये i इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर आर है ना, यहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक और रिलेशन आएगा, ध्यान से देखिए। और यहीं पर एक इजी मेथड और बता देता हूँ, हमने यहाँ से क्या किया, v इज इक्वल टू आई आर निकाल रखा है, तो i इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस वी अपॉन आई की जगह पर क्या पुट कर दिया, v बाई आर। तो r कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, मतलब r इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, e बाई वी माइनस 1 इंटू आर। अब हमें सेल का EMF भी मालूम है, सेल की पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है जो टर्मिनल के बीच में है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमें मालूम है, मतलब सारे के सारे फॉर्मूले मालूम है। पर ये तो हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, पर इसको दूसरा भी तरीका है लिखने का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, अभी मैं दोबारा से इसी फॉर्मूले को लिखूँगा,
क्योंकि देखिए हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना, हमने ये कहा था कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू, हमने जो पढ़ा था E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ध्यान से देखना बेटा, अगर आप इसी पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है भाई, EMF। दूसरा अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, बोलो है या नहीं। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर है, बोलो है या नहीं है। अब हमने क्या कह दिया, E इज इक्वल टू V प्लस वी डैश। भाई V तो हमने पहले भी वैल्यू पुट कर दी है और इस पोटेंशियल को क्या मान लिया हमने, V डैश का नाम दे दिया, इसको V डैश का नाम दे दिया और इसको किसका नाम दे दिया, V, और वो हमें EMF मालूम ही है। तो आप ये फॉर्मूला भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपसे कह दिया जाए कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो EMF माइनस वी डैश, ये बता सकते हो। और क्या कह सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बता सकते हैं। तो ये रिलेशन बताने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। और अभी अभी हमने क्या कहा था कि एक फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा था, E अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने कहा व्हेन सर्किट इज ओपन, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे पॉइंट है, स्पेशल केस में मैं लिख रहा हूँ। पहला मैंने क्या लिखा, इफ सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट में क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। ठीक है, अगर स्विच ऑफ है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो। और बेटा करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो जो पोटेंशियल ओपन है ना वो हमेशा किसके इक्वल आ जाएगी, EMF के, जो कि हमने EMF पढ़ाया था ना, उसी में बताया था कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये EMF, ये तो क्या बना था, पूरा एक सेल बन गया। आपने क्या कहा कि ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट मानना था आपने, और यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कनेक्ट किया था, यहाँ पर आपने एक स्विच लगा दिया। आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर करंट हम बताएं, अब जब तक हम स्विच नहीं लगाएंगे तब तक क्या रेजिस्टेंस के अंदर करंट चला जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब ये क्या है हमारे पास, ओपन सर्किट है। ये क्या है हमारे पास, ओपन सर्किट, मतलब स्विच ऑफ है अभी एट प्रेजेंट। स्विच ऑन होने के बाद करंट पास होगा और करंट ही नहीं जाएगा तो केवल और केवल ये जो पोटेंशियल है VA और माइनस VB निकालोगे वो तो इसके EMF के बराबर ही रह जाएगी फिर तो। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशल केस सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपके पास सेल है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, समझ आ गया। तो मैं कह देता हूँ व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल when current drawn from cell in circuit, then potential difference, क्योंकि जब आप स्विच क्लोज कर दोगे ना, ऑलवेज लेस देन EMF, बिकॉज every cell have some internal resistance। जो मैंने दो रिलेशन बताए थे ना, मैं उन्हीं के बेस पर आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो इसमें करंट पास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या होगी भाई, E माइनस V डैश होगी। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, क्योंकि हमें क्या पता है भाई V इज इक्वल टू E माइनस V डैश है ना,
और वी डैश इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वी डैश की वैल्यू जीरो नहीं है तो वी इज़ लेस देन क्या आ जाएगी, ई आएगी, हमेशा और हमेशा कम आएगी, उससे ज़्यादा या उसके इक्वल नहीं हो सकती, ऑलवेज लेस देन, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं व्हेन सर्किट इज़ क्लोज, व्हेन सर्किट इज़ क्लोज। मैं बार बार एक ही तो बात कह रहा हूँ कि अगर आपने स्विच को ऑन कर दिया तो डायग्राम भी आप बना सकते हो भाई, ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और यहाँ आपने एक सेल बना दिया EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, हो गया। यहाँ से आपने जो स्विच था आपने इसको ऑन कर दिया भाई, ये था ना स्विच, आपने इसको ऑन कर दिया, आप इसको क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। ऑन करने के बाद करंट पास हुआ इसमें, कंप्लीट में करंट, यहाँ तो करंट की वैल्यू क्या थी बेटा, जीरो थी, करंट था ही नहीं क्योंकि स्विच ऑन ही नहीं किया। स्विच ऑन होने के बाद ही तो हमारे एप्लियंस काम करना शुरू करते हैं। अब एक बात और ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राफ बिटवीन EMF एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R, ध्यान से देखना है। पहला ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूँ, EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप एक बात बताइए, मैंने ये कहा कि भाई एक तरफ तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक तरफ हम EMF ले लेते हैं, पहला पॉइंट ये किसी भी सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं 3-4 ग्राफ बनाऊंगा और 1-2 रिलेशन और कराऊंगा, जिससे फिर मैं आपको और भी ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा और उन्हीं के बेस पर फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ NCERT के न्यूमेरिकल करेंगे। आपने अभी अभी जो ये सर्किट पढ़े हैं बेटा, आप ध्यान से देखो, ये सर्किट पढ़ा अभी अभी हमने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो आपने इस रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस जोड़ा 5 ओम, फिर आपने इसको हटाकर यहाँ जोड़ा 10 ओम, तो इस सेल के EMF पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल का जो EMF होता है वो तो उसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड्स और उनके नेचर पर डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं आपके पास कि जिसके अंदर EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता हो, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो आप कुछ भी जोड़ दोगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी बैटरी है, हम बैटरी के साथ बैटरी हमने कहा कि वो, या हमारे पास कोई सेल है, वो हमारे पास 10 वोल्ट का सेल है, ठीक है, 10 वोल्ट सेल है। अब हम उसके साथ एक यहाँ पर 5 वाट का बल्ब जोड़ दें या एक 1 वाट बल्ब जोड़ें, उससे उस सेल के EMF पर क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे हिसाब से, तो क्योंकि EMF तो सेल की प्रॉपर्टी है ना भाई, वो तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो उसने अपनी एनर्जी को स्टोर किया है वो है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और EMF के साथ जब आप ग्राफ बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना भी बढ़ा दें कोई चेंज नहीं आएगा। बट आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आपने जो ग्राफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में बनाना है। किसके बीच में बनाना है? अगला ग्राफ ये इम्पोर्टेंट है, ग्राफ बिटवीन V एंड R। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, समझ आ गया? तो अब ध्यान से देखना है ये ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है भाई? एक तरफ हम पोटेंशियल डिफरेंस और एक तरफ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो बेटा, हमने क्या कहा, V नो भाई, V इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, IR, बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? और देखिए ध्यान से, यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ था हमने, E अपॉन R प्लस R पढ़ा था। तो हमने क्या किया, V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू R। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, V इज इक्वल टू E अपॉन, इस R को इनके नीचे ले जाऊँ क्योंकि इसको पलट कर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा,
आर प्लस आर अपॉन आर लिख सकता हूँ इसको ऐसे। और फिर हमने क्या कह दिया भाई, अब यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर हो गया। अब क्या करना है, हमने इसका सॉल्यूशन करना है, हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा भाई, व्हेन हम क्या कहेंगे भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, देखिए स्मॉल आर और ई दोनों कांस्टेंट है, बचा ये कैपिटल आर। अगर आर की वैल्यू 0 है तो किसी के भी अपॉन में 0 इनफाइनाइट, देन v इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है भाई। आपने कहा इफ r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो v देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई e/2। देखिए r अपॉन r1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो v इज इक्वल टू 2 हो गया। आपने कहा इफ r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो r अपॉन इनफाइनाइट 0, मतलब हम क्या कहेंगे e/1, देन v इज इक्वल टू क्या हो गया e। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को 0 से बढ़ा रहे हैं, 0 से r किया, r से इनफाइनाइट किया, मतलब हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वो भी इंक्रीज होती हुई जा रही है। अगर आप कोई रेजिस्टेंस लगाओगे ही नहीं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ ही रहेगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस तो तब होती है जब आप कोई एप्लियंस कनेक्ट करते हो। तो ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ आएगा, यूँ समझ आ गया। और ये ग्राफ जैसे कि यूँ पैरेलल चला गया तो यहाँ पर हम एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे ईएमएफ ई, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर हमने ये डॉट डॉट पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने आर लिया हुआ है, यहाँ कह दिया जो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जो कैपिटल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा E/2। और यहाँ पर तो 0 ही है, ओरिजिन है, तो यहाँ पर तो 0 0 ही हो गया। मेरी बात समझ गए। तो ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन पढ़नी है, रिलेशन को देखना है। और आप ये भी देख कर बता सकते हो कि अगर हम देखें, अगर हम आर को इंक्रीज करते हैं इस केस में तो क्या हो जाएगा, वी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। समझ आ गया। पर वो किस ग्राफ पर डिपेंड कर रहा है, E/1 प्लस R अपॉन R पर डिपेंड कर रहा है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब मैं आपको बताता हूँ एक ग्राफ और। देखिए ध्यान से, मैं मान लीजिए आपसे ये कह देता हूँ, ग्राफ आपने बनाना है, ग्राफ बिटवीन V एंड I। आपने V और I का ग्राफ बनाना है। सेल के सारे ग्राफ किस में बना रहा हूँ मैं, सेल के अंदर ही बना रहा हूँ, ठीक है। आप V और I के बीच में ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए भाई कि V और I के बीच में जो इनका रिलेशन है वो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, V एंड I, और इस पर किस किस का इफेक्ट होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या देखते हैं भाई, V और I को सीधा V इज इक्वल टू IR पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अभी अभी लिखा हुआ है E माइनस V इज इक्वल टू IR, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो E इज इक्वल टू V प्लस IR कह सकते हैं हम ये। तो हमने किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, V और I के बीच में है ना। तो V को तो एक तरफ रखिए, क्या लिख दिया हमने इसको लिख दिया E माइनस IR, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ IR प्लस E। आपको पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या कह दिया, हमारे पास जो ये है ना, ये एक रिलेशन आ गया, ये एक रिलेशन आ गया। तो मैंने क्या कहा, वी कंपेयर दिस इक्वेशन फर्स्ट विद, क्योंकि ये रिलेशन देखते ही मेरे दिमाग में एक इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए y एक्सिस में क्या है, पोटेंशियल है, x एक्सिस में क्या है, I है। तो मतलब अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं
तो ई हमारे पास कांस्टेंट है जो स्लोप इंटरसेप्ट का काम करेगा, बोलो करेगा कि नहीं। सी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस ई आ गया। दूसरी बात, स्लोप की वैल्यू देखें तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आर आ गया, बोलो आ गया कि नहीं। तो हमने इसको कंपेयर कर दिया। सीधी सी बात ये है कि हमारे पास जो ये ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन अगर स्लोप नेगेटिव है तो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। इस तरह का हमारे पास ग्राफ आएगा। ये क्या हो गई इसकी स्लोप। स्लोप को क्या लिख सकते हो आप, माइनस आर। मेरी बात समझ आ गई होगी। हमने इसको कंपेयर कर दिया बस, और कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हो करंट की वैल्यू 0 है, उस समय करंट 0 तब होगा जब हमारा सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया है। मतलब जो पोटेंशियल होगी वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगी, मतलब ये हमारा ईएमएफ है। और जब आपका करंट बढ़ता हुआ जाएगा, इसका मतलब आप क्या कहोगे, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होती चली जाएगी। समझ आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कहा, जब पोटेंशियल 0 है उस समय हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है, हम देख पा रहे हैं। समझ आ गया। और आई की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अगर हम वी को 0 पुट करते हैं तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हो। यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो क्या है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। क्लियर। तो ये हमारे पास पॉइंट थे, ये हमारे पास ग्राफ थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी सेल कनेक्ट करते हो तो सेल के साथ कुछ और भी मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और एक दो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं उनको मैं सोल्व करा देता हूँ, जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और उनका काफ़ी यूज भी होने वाला है। और पीछे के जो हमने न्यूमेरिकल करे हुए हैं उनमें अब की बार हम कोई भी सेल कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस और आएगा, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन होगा। समझ आ गया। तो सबसे पहले तो हम सेल के क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद पीछे जो हमने पढ़े हुए हैं उनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लियर। हमने क्या कहा कि हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं भाई। आपसे ये कहता है कि ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से ही लिख देता हूँ 0.5 ओम, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए नॉन लीनियर कंडक्टर। मतलब उसका ग्राफ लीनियर नहीं आएगा, नॉन लीनियर कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है। और उसका ग्राफ ये बनाया हुआ है, इधर आई लिया हुआ है, इधर भी लिया हुआ है, यहाँ दिखा रखा है 1 2 3, क्लियर। और यहाँ पर दिखा रखा है 0.5 1 1.5 2 2.5 3, इस तरह से ये 1.5, तो आप समझ जाओगे, बस यूँ ही दिखा रखा है ग्राफ में। और ग्राफ को यूँ बढ़ा रखा है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे यूँ आगे जा रहा है। एक ग्राफ और शो किया हुआ है, दो अलग अलग ग्राफ हैं, ठीक है। इसके अंदर ये BVI ग्राफ है, हो गया। अब इसका एक ग्राफ तो जो ये 3 है ना, 1 2 3, यहाँ क्या था भाई 0.5, ये 1.5 2 2.5, ऐसे एक ग्राफ तो सीधा यूँ मिला दिया, ठीक है। और उसके बाद VI ग्राफ के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है, ऐसे, और ये ग्राफ यूँ स्लोप में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इसने पूछा क्या है, ऑब्टेन ग्राफिकली करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ये कहता है फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल
and its terminal voltage. ये फाइंड आउट करना है आपने। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर जो सेल का ईएमएफ है, अगर इन ग्राफ को देखकर सॉल्यूशन किया जाए तो आपने कहा ईएमएफ कितना है भाई 1.5 वोल्ट गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई 0.5 ओम, ये भी गिवन है भाई। टर्मिनल वोल्टेज तो वी होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है ई माइनस आई आर। अब आप ध्यान से देखो तो हमारे पास करंट की वैल्यू नहीं है। अब हम डिफरेंट करंट देख रहे हैं, समझ आ गया। और वोल्टेज को डिटरमाइन करना है यहाँ पर इन ग्राफ को देखकर। सबसे पहले हमने क्या कहा, अगर हम I की वैल्यू 0 पुट कर दें, इफ़ I इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास करंट 0 है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ये बतानी है। करंट 0 है, ग्राफ में देखिए, अगर हम इस ग्राफ में देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, करंट 0 है, उस समय कितनी है 1.5, बोलो है या नहीं। 1.5 माइनस 0 कितना आ गया 1.5 वोल्ट। क्लियर है। इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यहाँ पर कितनी है 1 एम्पियर है, तो V इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे भाई, एक टर्मिनल 1.5 और यहाँ 1 एम्पियर पर कितनी दिखा रहा है 1, तो क्या हो जाएगा भाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5, क्योंकि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कितनी आ जाएगी भाई, तो 1 वोल्ट। समझ आ गया। इफ़ I इज इक्वल टू आपने क्या कहा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर पुट करिए यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस I कितना लिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई R कितना है 0.5, कितना हो जाएगा भाई 0.5 वोल्ट। और आपने कहा I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर लेते हो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5, मतलब कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमने जो ग्राफ बनाया है कि जो हमारा ये ग्राफ है, मैं इस ग्राफ का नाम लिख देता हूँ AB। ये जो ग्राफ है हमारा, जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, समझ आ गया। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है नॉन लीनियर लाइन VI ग्राफ को एट करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर। अरे कर पा रहा है कि नहीं। और वहाँ पर वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट है, तो 1 एम्पियर पर क्या है 1 वोल्ट आ रही है। सिंपल सा मतलब हम क्या कहेंगे, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज, हम ये कहेंगे हेयर VI ग्राफ फ्रॉम सेल। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ना, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया हमने। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये जो मेन मोटिव होगा, ये हमारे पास केवल ये एक ग्राफ गिवन होगा कि इस ग्राफ को देखिए, और ग्राफ को देखने के बाद आपने इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमने क्या किया कि ग्राफ को देखने के बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ध्यान से समझना। अब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमने यहाँ पर I की वैल्यू अलग अलग पुट करी है, क्योंकि हमारे पास गिवन है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यू पुट करने के बाद देखा कि हमारा जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो जो AB ग्राफ है हमने कह दिया एंड VI ग्राफ फ्रॉम द सेल इज AB which is drawn आफ्टर रीडिंग। जो रीडिंग हमने ली है उसके बाद हमने ड्रॉ किया एंड वी सी ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट on the graph is at I is equal to 1 ampere, sorry, I is equal to 1 ampere and V is equal to 1 volt।
समझ आ गया? तो ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। दैट इज हमने कह दिया टर्मिनल पोटेंशियल और ये हमारे पास क्या हो गया, करंट। समझ आ गया? तो इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, 1 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से इसका एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं भाई। क्लियर? यहाँ पर भी एक ग्राफ बना हुआ है। ये कहता है कि ग्राफ को देखकर ही आपने सॉल्यूशन करना है। इसी का एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ए सेल वर मेजर्ड अगेंस्ट डिफरेंट करंट इन एम्पियर्स flowing through the cell. A graph was drawn which was a straight line ABC. मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर ये कहता है कि पोटेंशियल है वोल्ट में, यहाँ पर ये कहता है कि करंट है एम्पियर में। ठीक है, अब इन्होंने एक ग्राफ बनाया जो ग्राफ इस तरह से यूं शो किया हुआ है। क्लियर? अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है डॉट डॉट लाइन से इन्होंने बताई, ये वैल्यू है भाई 1.2। ठीक है, उसके बाद इसके 3 पार्ट कर रखे हैं, ये 0.8, ये 0.4। यहाँ पर हमने जो देखा ये भी डॉट डॉट लाइन से शो कर रखी है, यहाँ पर भी डॉट डॉट लाइन से शो कर रखा है ग्राफ। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट शो किए हुए हैं। ये है 0.04, ये है 0.12, ये है 0.20 और ये है 0.28। क्लियर? ये ग्राफ बना रखा है, ये C पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट। और इस ग्राफ को अगर आप आगे भी शो करना चाहते हो तो डॉट डॉट लाइन से शो कर सकते हो। इन्होंने ही कहा कि हमने ये ग्राफ शो किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ ऑफ सेल। सेकंड क्या कहता है भाई, सेकंड कहता है कि मैक्सिमम करंट obtained from cell। थर्ड ये कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो करंट। जब करंट की वैल्यू जीरो होगी उस केस के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो भी इज इक्वल टू ईएमएफ हो जाएगी। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि इस ग्राफ को आप आगे बढ़ाओ, जहाँ पर भी टच करे उस पॉइंट को आप देखिए और वही हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ। और इस ग्राफ में जब हम देखते हैं तो ये पॉइंट जो हमें शो कर रहा है ये 1.4 शो कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, E इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट। ये तो हमारे पास क्या हो गया, ईएमएफ। पहली बार ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या कहता है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ करता है, जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। व्हेन V इज इक्वल टू जीरो। अभी पिछले टॉपिक में भी आपसे बताया था कि जब V जीरो होता है देन I इज इक्वल टू I मैक्सिमम होता है विच इज इक्वल टू EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो बताया था कि नहीं? तो उस केस में जब हम I मैक्सिमम निकालते हैं तो यहाँ I मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ इस ग्राफ में देखते हैं तो हमारे पास जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगी तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जीरो देखेंगे तो इस पॉइंट पर है, तो I मैक्सिमम कितना होता है,
0.2 एम्पियर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला हमने आपसे बता ही दिया, R इज इक्वल टू क्या कर देंगे E अपॉन आई मैक्सिमम। E कितना है हमारे पास 1.4 अपॉन 0.28 यू फाइंड एंड दैट इज़ 5 ओम हो जाएगा। देन R इज इक्वल टू क्या आ गया 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इस तरह से आपने ग्राफ को एनालाइज करना है और उसके बाद इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है ग्राफ को देखते हुए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।